और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव नए मोड़ पर आ गया है। एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं ईरानी नेवी का साफ कहना है कि हॉर्मुज में दुश्मन की कोई भी गलत हरकत जानलेवा साबित होगी। क्या माने कि हॉर्मुज के भंवर में अमेरिका और ईरान के साथ साथ एक बार फिर पूरी दुनिया फंसने वाली है या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? और ये जो टोल की बात हो रही है, ईरान कह रहा है हम तो टोल लेकर के रहेंगे और अमेरिका कह रहा है कि जो टोल देगा उसको हम मूवमेंट उसका रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो क्या है इसका मतलब, समझने की कोशिश करेंगे। हॉर्मुज का भंवर किस तरह से अगला गदर बन चुका है, एक्सपर्ट से चर्चा, पहली ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद पीस टॉक फेल होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर टेंशन बढ़ती दिख रही है। हॉर्मुज को लेकर अब अमेरिका बड़े एक्शन की तैयारी में है, तो वहीं ईरान हॉर्मुज पर अमेरिका की कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान कर चुका है। ईरान की नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नेवी ने कहा है कि हॉर्मुज में दुश्मन की कोई भी गलत हरकत जानलेवा साबित होगी। खाड़ी की जंग को नाक की शान बना बैठे ट्रंप अब हॉर्मुज को लेकर साफ संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका अब इस समुद्री मार्ग को सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के मूड में है, जिससे पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने भी कहा है कि हॉर्मुज में ये कार्रवाई राष्ट्रपति के आदेश पर की जा रही है, यानी अमेरिका अब किसी भी कीमत पर हॉर्मुज को ईरान से फ्री करवाएगा, ईरान से कब्जा छुड़वाएगा, ईरान की टोलबंदी खत्म करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान है? वहीं ईरान हॉर्मुज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि हॉर्मुज खोलने में अमेरिका पहले भी नाकाम रहा और समुद्री नाकेबंदी में भी नाकाम साबित होगा। ईरानी सेना के पास कई प्रभावी विकल्प मौजूद हैं। ईरान किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। हॉर्मुज की चाबी पूरी तरह से हमारे हाथों में है। हॉर्मुज को लेकर ईरान की रणनीति पहले दिन से ही साफ है। वो न सिर्फ इस समुद्री मार्ग पर कंट्रोल चाहता है बल्कि टोल भी वसूलना चाहता है। पूरे युद्ध में हॉर्मुज को ईरान ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका के हॉर्मुज पर एक्शन से क्या होगा। क्या ट्रंप मिशन हॉर्मुज में कामयाब हो पाएंगे या फिर ईरान हॉर्मुज के लिए बारूद बरसाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं RS पांडे सर का, पूर्व पेट्रोलियम सचिव और ऊर्जा मामलों के अब जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है पांडे सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर SPP सिंह सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। जनरल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जाने माने जानकार रॉबिन सचदेव सर, ऑथर भी हैं, ट्रंप पर किताबें भी लिख चुके हैं और इस झड़प के बाद से लगातार हमारे साथ जुड़ करके अपना एनालिसिस दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचदेव सर आपका भी हमारे शो पे। पांडे सर, आपके नज़रिए से हॉर्मुज में अब क्या चल रहा है और क्या कुछ नए टेंशन्स निकल रही हैं सर सप्लाई चेन को लेकर खास तौर से? अभी जो बातचीत असफल हो गई और उसके बाद से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, यदि उन पर दोनों तरफ अमल करने लगे तब तो बड़ी भयावह स्थिति होगी। अब क्या अमल होगा ये अब देखने वाली बात होगी। अगर डबल नाकाबंदी हो गई और फिर ईरान ने जैसा कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर गल्फ में सब तबाह कर देंगे और US ने कहा कि हम तो पावर और वाटर सप्लाई भी आपको तबाह कर देंगे, तो अगर ये हुआ तब तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। लेकिन ऐसी होनी बात नहीं चाहिए क्योंकि इससे सब लोग बचेंगे। ऐसे नेगोशिएशंस में जो भीतर भीतर बात चल रही होगी, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अभी तक तो तैयारी है, वर्ड्स ऑफ वार है। अब देखें ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पूरी दुनिया सतर्क है और हम लोगों को भी वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यदि ऐसा हो ही जाए तो हम क्या करेंगे? अभी तक हमारे देश में संकट तो है लेकिन काफी मुस्तैदी से सरकार ने मैनेज किया है। फिस्कल स्ट्रेस इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त हो रहा है लेकिन अभी तक जनता को राहत है। LPG की स्थिति ज्यादा नाजुक है लेकिन फिर भी लोगों को मिल रहा है। यदि ये स्थिति कंटिन्यू रही तो दिक्कत सबको होगी, इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अभी तक तो स्थिति यही लगती है। बिल्कुल, वर्ड्स ऑफ वॉर
ही रहे और इससे ज़्यादा की बातें ना हों, वॉर ऑफ वर्ड्स वही रहे, वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो, ये सबको सुनिश्चित करना होगा। संभवतः कोई भी पक्ष ये नहीं चाहेगा, बट जिस तरह के सूरत हाल बन रहे हैं जनरल सिंह सर, जिस तरह के सूरत हाल हैं, यूएस ब्लॉकेड लागू करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप ईरानी जहाज़ों को जबरन रोकेंगे, मतलब ईरान जाने वाले और ईरान से आने वाले जहाज़। अब यूएस नेवी अगर ईरानी वेसल्स को इंटरसेप्ट करती है या उन पर हमला करती है या ज़बरदस्ती का वहाँ पर एक नया टोल लगाने की कोशिश करती है, स्वाभाविक रूप से ईरान भी पलटवार करेगा और कौन सी छोटी सी झड़प फुल स्केल वॉर में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार ही नहीं है और शब्दों का चैन लगातार एस्केलेशन लेवल को दिखा रहा है। तो क्या बड़ी लड़ाई होने वाली है सर, या जैसे सर कह रहे हैं कि बस एक दूसरे पर छींटाकशी करी, शब्द इधर उधर फेंके, बाकी खत्म? तो आपको क्या लग रहा है सर? दीपक, इस समय जो हालात है और जिस तरीके से दोनों मुल्क, खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप पेश आ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उससे तो एस्केलेटरी लैडर अप बढ़ता ही नजर आ रहा है। इसमें कोई हमें शक नहीं होना चाहिए और उसके लिए हमें तैयार बर तैयार रहना पड़ेगा। भारत का बात में बात है, अभी ईरान को बहुत चौकन्ना होना चाहिएगा और उन्होंने उन जो धमकियों का है उसका पूरा उन्होंने कठोरता के साथ उसको कहा कि हम तुम्हारे सामने पेश आएंगे उससे भी बुरी तरह जैसे आप करोगे। तो एक वॉर ऑफ वर्ड्स है, पर वॉर ऑफ वर्ड्स के साथ डिप्लॉयमेंट्स भी हो रही हैं। यू सी, दैट्स द पॉइंट। अभी 7:30 का टाइम था IST के, उनका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा अमेरिका का। तो देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम के दौरान अगर कुछ रिपोर्ट्स आती हैं। और देखें ये इसमें क्या है कि जो ये सारा सिस्टम बना है, यूनाइटेड स्टेट्स हिल गया है, उसकी हेजीमनी हिल गई है, उसकी जो यूनिपोलर वर्ल्ड पावर की पोजीशन थी वो हिल गई है, उसमें कोई शक नहीं। और खास करके उसकी मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशियन रीजन में पोजीशन अभी बदल गई है, ट्रेजेक्ट्री डाउन हो रही है। और इसके लिए अभी देखें, उन्होंने पहले एयर कैंपेन किया और एम उनके हम डिस्कस करते आए हैं, हमेशा बलते एम रहे हैं। अभी नेवल ब्लॉकेड पे तो अभी पहले न्यूक्लियर वेपन्स की डिस्ट्रक्शन, मिसाइल डिस्ट्रक्शन का था अभी, और रेजिम चेंज का। अभी प्योरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आग वहां पे लगी है, टिंडर बॉक्स उधर है, अमेरिका का सारा कॉन्सेंट्रेशन वहां पे है। एक तरह का प्रेस्टीज इशू बना हुआ है, ईगो बना हुआ है। और इसमें देखे अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है वो खुद भी काबिल नहीं है जो ईरान के ये ब्लॉकेड करना है इन्होंने। इट इज नॉट ओनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, उनको और पूर्व की तरफ आना पड़ेगा, ताकि जब अगर उन्हें ब्लॉकेड करना है शिप्स को, अगर उन्हें वेरिफिकेशन बोला है अमेरिका करेंगे, तो बंद ये चाबहार पोर्ट से भी पूर्व की तरफ आएंगे और वहां पे शिपिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में पहुंच जाएंगे, वहां पे पहुंचना तो काफी असंभव है, क्योंकि ईरान की जो एंटी शोर शिप मिसाइल्स हैं वो कारगर रेंज में होंगी, तो ये अमेरिका समझता है। दूसरी उसकी सी माइंस है, बेशक अमेरिका के पास काउंटर मेजर स्वीपर्स हैं, माइन स्वीपर्स हैं, पर वो इस समय नहीं आएंगे, एंटर करेंगे मेरे विचार के मुताबिक। सो अगर हम देखें तो इसके लिए अमेरिका को इंडो पैसिफिक कमांड से ऑलरेडी उन्होंने कुछ मूवमेंट शुरू कर दी है, कुछ अपने इंटरसेप्टर्स की मूवमेंट की है, कुछ उन्होंने कुछ डिस्ट्रॉयर्स मूव कर रहे हैं इस समय। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका एक बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप है, उसको उन्होंने ट्रांजिट किया है। उनका एक नंबर 11 मेरीन एक्सपीडिशन यूनिट है, वो भी अंडर मूव है इंडो पैसिफिक से। वो दिखाता है कि अमेरिका की जो अपनी सेंटकॉम की ताकत है रीजनल वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए एडिक्वेट नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा मैं बैटल इंडिकेटर बता रहा हूँ कि जो है। और इसमें क्या है कि ऑलरेडी 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं वहां पे, लिंकन और जॉर्ज बुश, जो कि जेरल्ड फोर्ड की जगह आया हुआ है। तो ऐसे हम देखेंगे तो नहीं, बट आपने जो इम्पोर्टेंट बात बोली, आपने जो बड़े इंडिकेशंस दिए हैं वॉर के, क्लैशेस के, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये सिर्फ बातें हवाई नहीं हो रही हैं, बल्कि डिप्लॉयमेंट भी लगातार बढ़ रहा है। तो हम
थोड़ा सा क्लैश की तरफ जा रहे हैं, बट लेट्स सी सचदेव सर इसमें किस तरह का एनालिसिस देते हैं हमें। सर एनालाइज कीजिए सर वहाँ पे सिचुएशन और बताइए कि ये सिर्फ ज़ुबानी जंग चलेगी या वाकई में कुछ हम झड़पें भी देखेंगे। श्योर, थैंक यू, प्लेजर आपके साथ, और पांडे सर एंड ऑफ कोर्स जनरल सिंह, तो इनके विजडम आपने, या एक वर्ड यूज हुआ था, वर्ड्स ऑफ वॉर, मुझे याद आया और मैं कई बार यूज कर रहा हूँ इसको। एक किताब थी, लेट लूज द डॉग्स ऑफ वॉर। तो अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है, अमेरिका इज लेटिंग लूज द डॉग्स ऑफ वॉर। वन, उसको अलग रखिए, तो ये बत्ता दिखता है। सेकेंडली, बुलेट पॉइंट्स में जो भी हो रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ईरान के किसी भी पोर्ट से, मोस्टली खर्ग टर्मिनल से, कोई भी अगर टैंकर तेल लेकर के आ रहा है हॉर्मुज के माउथ के बाहर, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मतलब कि उसको रोकेगा वो। और सैंक्शंस है ना, क्योंकि तो जो भी कंपनी का वो तेल है, उस कंपनी का बैंक अकाउंट अमेरिका में, उसके एसेट्स अमेरिका में इत्यादि सीज हो जाएंगे। उस कंपनी के जो स्विफ्ट नेटवर्क है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। दैट इज वन। जो भी खर्ग या इरानियन पोर्ट से तेल लेके आ रहा है, चाइनीज कंपनी हो, भाई अल्टीमेटली तो कोई कंपनी है ना जो तेल खरीद रही है उसको, तो ये वन हो गया। सेकेंड, अमेरिका ये भी कह रहा है कि पर्शियन गल्फ के अंदर से, आप मानो कतर से, कुवैत से, यहां से वहां से, कोई भी अगर शिप बाहर आ रही है हॉर्मुज के, और उस शिप ने, हमें पता चला कि उसने ईरान को टॉल दिया है, जो कहा जा रहा है कि ईरान शायद मांग रहा है $1 पर बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। तो सुपर टैंकर 2 मिलियन बैरल के होते हैं, तो $2 मिलियन, या 1 मिलियन बैरल तो $1 मिलियन। तो जो भी टैंकर वहां से निकले टॉल देके, उसको भी हम रोक देंगे और उसको भी हम सैंक्शन करेंगे। उसकी भी जो ओनरशिप कंपनी है उस पर हम सैंक्शन लगा देंगे। इसका मतलब है कि अगर मानिए इंडिया के या किसी और भी देश के कुछ परचेस किया आपने, इराक से क्रूड ऑयल कर लिया मानो, पीछे से कुवैत से, और या एलपीजी हमने कर ली या एलएनजी कर ली, और वो क्रॉस कर रही थी, ऑलरेडी कम हो गए हैं पर 10-15 पास हो रहे हैं, तो ठीक है, ईरान ने बोला इतना दे दो आप मुझे बिटकॉइन में या क्रिप्टो में या रियाल में या युआन में। हमने भी सोचा ठीक है, हमें चाहिए, जो ओनर है, जो खरीदार है, उसने वो टोल पे कर दिया, वो आ गया, निकल के आया। इनको पता चल गया कि ये जो शिप आई है इसने वहां टोल दिया ईरान को, इसके ओनर को भी सैंक्शन कर दो। ये ईरान की टोटल इकोनॉमिक अर्निंग को एक तरफ बंद कर रहे हैं। सेकेंडली, हम लोग सब सोच रहे हैं हॉर्मुज के बाहर का, हॉर्मुज के अंदर भी तो जाना है सर। ईरान इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी तो करता है ईरान, करेक्ट। राइस, दाल, चावल, भारत से बहुत चावल जाता है, राइट। और सबसे बड़ा इंपोर्ट है ईरान का कॉर्न, आई थिंक करीब 7 लाख और समथिंग टन मंथ और समथिंग। तो जो कार्गो डेस्टिनेशन ईरान दिखा रहा है उसको भी रोक देंगे, ताकि ईरान के अंदर वीट, एडिबल ऑयल, इन सब की शॉर्टेज हो जाए। वो फ्लिप साइड भी है। व्हाई आर वी फॉरगेटिंग कि एम्बार्गो मींस ओनली वन साइड, ब्लॉकेड मींस बोथ साइड्स, राइट। तो ये चल रहा है। इसके अलावा काफी और चीजें चल रही है। ओके, क्विक 2 पॉइंट्स आई से नाउ। ईरान ने डिस्कवर कर लिया है कि एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है। इस वॉर से पहले ये सुपर वेपन नहीं था, किसी के जहन में भी नहीं था। अब ये सुपर वेपन पैदा हो गया है, एटॉमिक वेपन से बड़ा है। ये बहुत ये दिलचस्प बात है सर। इससे पहले आप दूसरा पॉइंट भी बताएं, क्योंकि आपने यहाँ पे मैं अलग से माय सेकंड पॉइंट देन, ओके क्विकली, सेकंड पॉइंट इज दैट एक बड़ी सेपरेट वो भी चल रही थी, क्रिश्चियनिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ट्रंप कुछ कह रहे हैं और पोप लियो कुछ कह रहे हैं। पोप लियो कह रहे हैं कि जीसस इज द किंग ऑफ पीस, द प्रिंस ऑफ पीस, जीसस डज नॉट ब्लेस वॉर्स। और वहां पे ये पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और ट्रंप और पीट हेक्सेथ कह रहे हैं कि जीसस इज विद अस। ये एक बहुत बड़ा स्प्लिट या डेवलपमेंट, आई विल से इट हैज टू बी सीन। इनफैक्ट आज रात में लिखने वाला हूं, टुडे I would think we are all Pope Leo the 14. I want to say that. Pope Leo the 14 जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं Jesus is not with those who
create wars. वहां पे तो सर Jesus is forgiveness. यस तो ये अमेरिका के अंदर बाय द वे पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है वो बहुत बड़ा बेस नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर, कैथोलिक डिवाइडेड है, तो दैट्स सेपरेट साइड शो आल्सो। नो नो नो, एब्सोल्युटली सर, एंड दिस इज वेरी रेलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट जो शेयर किया था जिसमें खुद को जीसस क्राइस्ट जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस पोस्ट पर ही वहाँ पर काफ़ी विवाद हो गया है। जो उनके अपने धार्मिक समर्थक हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, जो कैथोलिक नेता हैं वहाँ के या इवेंजेलिकल नेता हैं वो इसे ब्लास्फेमी तक कह रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या क्या वहाँ पर चल रहा है। तो ये भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारी दशा दिशाएं हॉर्मुज़ की भी तय करेंगे। ये सारे डॉट कनेक्ट करने होंगे हमको। पांडे सर, आपने बताया वी शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। क्या सर वर्स्ट सिचुएशन होगी? आपने बिल्कुल सही कहा सर कि एलपीजी को लेकर अब दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो भारतीय हाउस होल्ड के नज़रिए से सर आप क्या देख रहे हैं, कहाँ कहाँ दबाव आएगा? पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह और एलपीजी वगैरह। सर हमें थोड़ा सा एक आम भारतीय घर के नज़रिए से समझाएं सर। अभी तो अवेलेबिलिटी का जहां तक सवाल है, सरकार ने किसी न किसी तरीके से मैनेज किया हुआ है। इधर से तो कुछ 8-9 टैंकर ही आ पाए हैं हॉर्मुज के रास्ते से, ईरान से बात करके या जैसे भी, लेकिन डाइवर्सिफाई किया है। अमेरिका से ले रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट में ले रहे हैं, अफ्रीका से ले रहे हैं, अभी रसिया से भी वो टेंडर की बात एक कंपनी हमारी कर रही है। एक्सपोर्ट पर भी टैक्स लगा के अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का काम किया है। जहाँ तक एलपीजी का सवाल है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने 30-40% अपना बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी तो रहेगी और हमें वो जो यूज में जो डाइवर्सिफिकेशन है उस पर भी देखना पड़ेगा। पीएनजी सीएनजी की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अगर हम ये समझें कि अपने डिमांड में थोड़ा 10% भी कटौती कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। स्विच टू अदर फ्यूल्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, कोल, फायरवुड जैसे, क्योंकि ये दिक्कत की घड़ी है। अभी तो कुछ दिन तो और चलेगा। अगर जंग जारी रहा बहुत दिनों तक तो अवेलेबिलिटी का संकट भी हो सकता है। अभी तो केवल फिस्कल स्ट्रेस है। आप कंपनियों को देखें तो एलपीजी में करीब 200 करोड़ से ज्यादा पर मंथ पर डे का खर्चा उन पर स्ट्रेस हो रहा है। करीब 2,500-3 हजार करोड़ टोटल ऑयल, गैस, एलपीजी सब मिला के ये हो रहा है। ये सस्टेनेबल नहीं है और सरकार ने अभी तक तो दाम नहीं बढ़ाए, केवल इंडस्ट्रियल फ्यूल के दाम थोड़े बढ़ाए, प्रीमियम कैटेगरी के दाम थोड़े बढ़ाए, लेकिन आम आदमी के जो पेट्रोल डीजल मिलता है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। ज़्यादा दिन तक तो ये चल नहीं सकता। एलपीजी में केवल 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अभी मार्केट प्राइस देखें तो 200 रुपये और बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार तो जनता का ख्याल करके ये की हुई है। तो अवेलेबिलिटी की दिक्कत पेट्रोल डीजल में अभी नहीं है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हमारे पास हैं ये। लेकिन यदि ये जंग बढ़ गया तब तो अभी 8-9 मिलियन बैरल पर डे की कमी आई है। यदि दूसरे पोर्ट पर भी अटैक होना शुरू हो गया, ये सऊदी अरबिया जो पाइपलाइन से भेज रहे हैं, अगर इसमें भी दिक्कत हो गई तब तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और साथ साथ कई तरह की दिक्कत आ जाएगी, फर्टिलाइजर की दिक्कत आ जाएगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की दिक्कत आ जाएगी। ग्लोबल प्राइस क्रूड का क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अभी तो 100 के आसपास टिका हुआ है, कभी $5 नीचे आ जाता है, $5 ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म डिसरप्शन हुआ तो सारी दुनिया इतनी तबाह होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि एस्केलेशन वर्सेस डिप्लोमेसी क्या सक्सीड करेगा ये कहना कठिन है। अभी फ्रांस और ब्रिटेन भी कई देशों के साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं। ऊपर से तो उनका यही स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका का जो ब्लॉकेज का प्लान है इसके साथ हम नहीं हैं। तो ये कुछ नहीं, आप ये बड़ी दुरुस्त करके कर रहे हैं। बड़ा दुरुस्त आपका कहना है सर कि एस्केलेशन वर्सेस डिप्लोमेसी में कौन प्रिवेल करेगा, कहाँ से रास्ता, तो वो वाकई में देखना होगा। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, एस्केलेशन की जहाँ तक बात हुई तो संकेत एस्केलेशन वाले ही नज़र आते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नई धमकी दे दी है जो कि अप्रत्याशित तो नहीं कहेंगे,
अब वो कह रहे हैं कि हम हमला कर देंगे, फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है ना उनके जो फास्ट अटैक शिप्स होती हैं ईरान की, वो कह रहे हैं कि अगर हमने जहाँ पे नाकेबंदी लगा रखी है उसके आसपास अगर ये फास्ट अटैक शिप्स आए तो हम उनको ध्वस्त कर देंगे। तो ये एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं ईरान को कि हम जो वहाँ पर नाकेबंदी कर रहे हैं हमको नाकेबंदी करने में डिस्टर्ब मत करना, और अगर तुमने अपनी ये छोटे छोटे जो शिप्स भेजी अगर वहाँ पे तो हम उन पर गोलियाँ चला देंगे। हालांकि ये इतनी छोटी शिप्स नहीं होती हैं, ये बड़ी आर्म्ड होती हैं, बड़ी डेंजरस भी होती हैं। इसमें एंटी शिप मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर्स, हैवी मशीन गन, टॉर्पीडो सब कुछ हो सकता है इसमें, और बड़े हाई स्पीड होते हैं ये 40 to 50 नॉट्स यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज़ी से आते हैं, और छोटे आकार के कारण इनकी गति की बहुत स्पीड होती है, आकार छोटा होता है, रडार में पकड़ना इनको बड़ा मुश्किल होता है और निशाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और इसी से ईरान ने वहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक तरह से पूरा दबदबा हासिल किया इन्हीं छोटी छोटी बोट से। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि अब इनको मारना हम शुरू कर देंगे अगर आप हमारे आसपास भी आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। जनरल सिंह सर, क्या ये एस्केलेशन की पहली शुरुआत है? क्लैशेस संभवतः ऐसे ही शुरू होंगे, या आप ज़रा दोनों की ताकत के नज़रिए से समझाइए सर कि कितना अगर शुरू हुए अगर एक दूसरे पर हमले करना तो कितना टिक पाएंगे दोनों तरफ के लोग? देखिए दीपक, जहाँ तक तो मिलिट्री ताकत का सवाल है तो वो अमेरिका के हक में ही है, परंतु जिस तरह लड़ाई ईरान ने लड़ी है, जो उन्होंने स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स अपनाए हैं वो बहुत बेहतरीन थे। ईरान के मेनलैंड के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना डिफेंसिव बैटल किया और ऑफेंसिव डिफेंस किया। जैसे उन्होंने इसराइल के ऊपर दागा मिसाइल्स और उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर मोनार्कीज के, जो कि यूएस बेसिस थी। अभी ये क्योंकि लड़ाई का मैदान शिफ्ट हो गया है इधर हॉर्मुज़ स्ट्रेट और मैं कहूँगा पर्शियन गल्फ के अंदर, और मैं ये भी कहूँगा कि शुरू होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, केशम आइलैंड से लेके आखिर तक खड़ग आइलैंड। अभी अमेरिका क्या चाहता है कि फास्ट अटैक शिप्स उनको अटैक करेंगे, पर एक मैंने बोला था नेवल कैंपेन हो रहा है, पर ये ऑप्शन अमेरिका के पास है कि लड़ाकू हवाई जहाज को इस्तेमाल करेगा इस समय ताकि खड़ग आइलैंड के ऊपर और नुकसान पैदा कर सके, और ईरान की जो मूवमेंट है ऑयल सप्लाईज की बाहर जाने की पहले ही उसको कमजोर कर दे। ये मेरे मुताबिक वो इस्तेमाल करेगा। दूसरा, जैसे आपने बताया कि ये फास्ट ट्रैक जो ये फास्ट क्राफ्ट्स हैं, देखिए ये ईरान इतनी उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी रहेगी कि उनकी कारगर रेंज में ना आए, इतना भी है। और उससे पहले ईरान की ताकत हमें भूलना चाहिए मिसाइल्स के ऊपर है और एंटी शिप मिसाइल्स के ऊपर है, जो कि उनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्यों इतनी दूर रहे हैं इस लड़ाई के मैदान में, क्योंकि इवन ड्रोन से उनको डर पैदा हो गया है। आपको याद है ना कि जनरल फोर्ड के ऊपर भी कहा जाता है कि कोई ना कुछ आके ड्रोन ने स्ट्राइक किया था, जो कि उन्होंने कवर अप किया कि उनका वो लॉन्ड्री सेक्शन में आग लग गई थी। तो ये जो डर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका को मैंने पहले बताया था, घेराबंदी जो करेगा वो जरा आउटसाइड कारगर रेंज करेगा ईरान की, और बेशक जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं मेरे मुताबिक वो नहीं करेंगे, उसकी कारगर रेंज के बाहर रहेंगे। उनका एम है, जैसे रॉबिन साहब ने भी बताया, सचदेव साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से, कि जितना भी ईरान का एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट उसके ऊपर करेंगे। पर अमेरिका ने ये भी बोला है कि जितनी भी शिपिंग है उसके ऊपर हम वेरिफिकेशन करेंगे, और इंश्योरर्स के ऊपर भी ये एक तरह का नुकसान कर रहे हैं। तो अमेरिका की ये स्ट्रेटजी जो है, अगर एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ईरान ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिला दिया है और फ्री नेविगेशन को बंद कर दिया है, तो ये भी अमेरिका उससे ज्यादा कर रहा है, अभी ब्लॉकेट कर रहा है। ओके। शिप के ऊपर ज्यादा यही तो दोहरी मार है दुनिया के ऊपर की। ईरान का ब्लॉकेट तो हमने देखा ही था, अब अमेरिका भी वहां पर लग जाएगा, यही तो दिक्कत है दुनिया की। सर मुझे क्विकली बताइए, वहां पर माइंस का क्या स्टेटस है? ईरान ने कहा कि हमको तो याद भी नहीं हमने माइंस कहाँ पर लगा रखे हैं। फिर यहाँ से ये माइंस को क्लियर करने के लिए यूएस ने शायद यूके की भी कुछ फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं, वो भेजने की बात कही है। वो कैसा है सर? उस पर भी बात चल रही है कि वो क्या वहाँ तक जा पाएंगे जहाँ माइंस बिछी हुई हैं, और क्या फिर ईरान चुपचाप बैठा रहेगा
या ईरान को क्लियर करने देगा, वो थोड़ा सा हमें समझाइए सर, वो नई टेंशन बनी हुई है लोगों के लिए। बिल्कुल सही है। देखें, जो सी माइंस हैं वो तो ईरान ने लगाई हुई हैं, और उसके ऊपर उन्होंने ऐसा साइकोलॉजिकल डर डाला हुआ है कि कोई शिप वहां पे आना नहीं चाहती। और उन्होंने एक और भी डिफाइन किया था कि नई लाइन उन्होंने वाटरवेज के अंदर डिफाइन की थी कि उसके ऊपर मूव कर लो, कि ये जो हमने माइंस ली है हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड एक नहीं है, हमें नहीं मालूम किधर है। ये एक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नेवल वॉरफेयर के अंदर, सी वॉरफेयर के अंदर उन्होंने लगा दिया कि हमें नहीं मालूम माइंस किधर है, तो आप आ जाओ, हिम्मत करो, आ जाएं। तो ये उन्होंने डर पैदा कर दिया और भी। और ये माइंड क्लियरेंस का जो है ना, देखो, उन्होंने ब्रिटेन का साथ मांगा है फिर से, क्योंकि ब्रिटेन की ट्रेनिंग इसमें और इक्विपमेंट बेटर है। अमेरिका के पास ऑटोमेटिक ये माइंड स्वीपर्स हैं, तो वो हो सकता है कि देखो ब्रिटेन आता है कि नहीं। मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि कुवैत की जो लड़ाई हुई थी 1990 91 में, बाद में जब वो सीज फायर वगैरह हुआ, तो 52 डेज, 52 दिन लगे थे माइंड क्लियरेंस के लिए। और ये जो माइंड क्लियरेंस अगर कितनी हद तक, कितनी तादाद तक की है ईरान ने, वो हम सबको नहीं मालूम है। तो हमें नहीं मालूम कि कितने दिन का, कितने हफ्ते, कितने महीने लग सकते हैं उसको क्लियर करने के लिए। अंडर और वाटर ये का भी, जो अंडर वाटर माइंस का भी एक्सपीरियंस है सर क्या? अंडर वाटर माइंस उनके पास है। देखें, वो अंडर वाटर माइंस थी जब इराक और ईरान की लड़ाई हुई थी, ओके। खड़ग आइलैंड में वो माइंस वगैरह पूरी थी, और काफी नुकसान हुआ था इराक का भी उसके अंदर, क्योंकि ईरान ने वो माइनिंग की थी। और सो ये अंडर वाटर जो है वो तो होंगी ना, वो तो होनी है। और ये जो इन्फ्लुएंस माइंस होती हैं ये सब लगाई गई हैं मेरे मुताबिक, क्योंकि मिलिट्री वॉर है अभी यहाँ पे, नेवल वॉर के लिए वो तैयार है। और इसके लिए जो, देखो, ईरान की नेवी का तो काफी बर्बादी हुई हुई है। यस सर। आईआरजीसी की भी नेवी अलग है, जो कि हम ये फास्ट क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, एंटी शिप मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, वो अपने ताकत है उसके पास अभी, और उसके साथ ही वो लड़ेंगे। ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि कहाँ तक बात जाती है। रॉबिन सचदेव सर, आपसे मैं वही जो पांडे सर ने कहा, एस्केलेशन वर्सेस डिप्लोमेसी, आपको क्या लग रहा है सर कि जैसा हम देखते हैं ट्रम्प साहब का एक, इसको आप उनकी खूबी भी कहें, खामी भी कहें, जो भी कहें, बट एक तरफ वो एस्केलेशन वाले जेस्चर्स देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ ना कुछ खिड़की एक डिप्लोमेसी की भी खोल के रखते हैं, बड़े चतुर हैं इस मामले में वो। तो इस बार क्या लग रहा है सर, एस्केलेशन आगे बढ़ेगा या कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खुलेंगे, बातचीत होगी, क्या आपको लग रहा है सर? दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। टाको का एक वर्जन है ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, वो कई बार बैकआउट करता है, पर मेरी किताब में, मेरी डिक्शनरी में टाको का एक और मीनिंग है, ट्रम्प ऑलवेज कैरीज ऑन वन। तो दोनों पर्सोना चलेंगे। नाउ क्विकली टू द बुलेट पॉइंट्स जो डिस्कशन है, घरों पे हमारे क्या इम्पैक्ट आएगा? डेफिनेटली तेल वेल का आएगा, गैस का आएगा, पर शायद हमारे दर्शकों को यह ध्यान ना हो, मैंने भी सीखा, ये जाना कि फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं, 25% कॉस्ट ऑफ द एपीआईज इज पेट्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट्स। हीलियम जो है, तो दवाइयां महंगी होंगी। हीलियम जो है केवल गुब्बारे ही नहीं उड़ाता। हीलियम, कतर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 30% प्रोड्यूसर जो गैस के साथ निकलता है, हीलियम, राइट। हीलियम इज यूज फॉर कूलिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर वेफर, जब उन पे एचिंग हो रही होती है। फर्टिलाइजर की ऑलरेडी बात हो रखी है। कपड़ों, प्लास्टिक, एवरीथिंग। अगर आप देखो तो पिछले 100 साल में ह्यूमैनिटी ने जितना प्रोग्रेस करा है, आप आज अचंभित हो जाएंगे कि इसमें पेट्रोकेमिकल का कितना बड़ा रोल है। तो विदाउट डाउट अक्रॉस द बोर्ड मल्टीपल सेक्टर्स में हर जगह हमारे को उसका इंपैक्ट पड़ेगा। वन सेकेंड अहम बात आई थिंक जो जनरल सिंह ने मेंशन करी, एंड आई थिंक पांडे सर ऑल्सो, सबसे बड़ी बात है ये जो सब हो रहा है ना, इसमें सारी शिपिंग रुक जाएगी, क्योंकि मामला है इंश्योरेंस का। ये वॉर जोन है, इस वॉर जोन में कोई मैरिटाइम इंश्योरेंस नहीं दे रहा है तो शिप्स जाएंगी नहीं। इस समय बात मिलिट्री पावर की नहीं रह गई, इस समय बात ये रह गई कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दो कि मैरिटाइम इंश्योरेंस ना दे आपको, या री इंश्योरेंस जो होते हैं लॉयड्स के पीछे री इंश्योरेंस, स्विस री एटसेट्रा, वो ना दे। वो नहीं देंगे तो आपकी शिप हिलेगी नहीं। तो ये सारी वॉर जोन में रुकी है। थर्डली, अभी बात हो रही थी, जैसे आप कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहा है कि हम इनकी फास्ट बोट्स को उड़ा देंगे वेनेजुएला मॉडल में। ट्रम्प एक मिस्टेक शायद कर रहे हैं, जो भी कहो, अपने हिसाब से तो बहुत अक्लमंदी कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे होंगे वो अपने हिसाब से।
पर ये सारा ईरान का जो है ना, उनको मेरे ख्याल से वेनेजुएला मॉडल का जो सक्सेस मिला ना, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ट्रम्प की थिंकिंग। वेनेजुएला में उन्होंने टॉप लेयर को मारा, निकाला, किडनैप कर दिया, अगली गवर्नमेंट पे के जैसे को ना कनपट्टी पे कट्टा लगाया और बोला ये करो नहीं तो 15 मिनट मार दूंगा, वो मान गए, डन। ईरान में वो नहीं हुआ, वन लीडरशिप टू लीडरशिप सबको मार दिया, पर वो नहीं हुआ। दैट्स द लीडरशिप साइड। सिमिलरली अगर ये सोच रहे कि फास्ट बोट्स को या ईरान में जो है जैसे हमने वेनेजुएला स्मगलिंग बोट्स उनको गिराया, वो तो बोट्स थी। ईरान का कोस्ट जो है ना, जनरल सिंह और आपको सब बताएंगे, यहाँ पर गुफाएं हैं, पानी है, ये वो, उनको टॉर्पीडोज रखे हुए उन्होंने, वहां उन्होंने ड्रोन्स रखे हुए जो पानी के ऊपर 6 फीट के ऊपर चलते हुए सीधे आते हैं, 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर में मार देते हैं। तो ईरान को फास्ट बोट्स नहीं इस्तेमाल करेगा, ईरान इस्तेमाल करेगा मिसाइल्स, ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, ओवर वाटर ड्रोन्स। तो ये जो इनका, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक एनालिसिस, आई वुड से ऑनेस्टली, विच इंडिकेट्स इनकी वॉर स्ट्रैटेजी। ये वॉर स्ट्रैटेजी टोटल वेनेजुएला मॉडल पर चल रहे हैं अभी तक, कि लेयर 1 निकाली, लेयर 2 निकाली, लेयर 3 को बोला तेरे को मार देंगे नहीं तो एग्री कर, वेनेजुएला एग्री कर गई। ईरान में भी चांस है भाई। अभी जो नेगोशिएटर कल गए थे, बाय द वे, जब ये पाकिस्तान से वापस निकले, रेड अलर्ट था इनके यहाँ कि इन एयर फ्लाइट इजरायली इनको उड़ाना दे, कि ताकि नेक्स्ट लेवल ना बचे। ओके, तो वो एक लेवल चल रहा है। बट उसके अलावा अगर ये सोचते हैं कि बोट्स हैं हम उनको उड़ा देंगे, दैट इज नॉट। यहां पर जो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माउथ के आगे विल नॉट बी बोट्स नेसेसरी, सी माइंस होंगी। वेनेजुएला के बाहर सी माइंस थोड़ी थी वहां पे जो इन्होंने बोट्स को मारा, जो स्मगलिंग बोट सबमरीन्स थी, वहां पर कोई ड्रोन थोड़ी आ रहे थे। ये बहुत दिलचस्प है सर, बहुत अच्छा आपने समझा दिया। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम हमें जो वहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे माइंस और हथियार वगैरह हैं उस पर हम अलग से ही चर्चा करेंगे। बड़ी दिलचस्प चीज़ें मैं पढ़ रहा था, जो सेंटकॉम की अमेरिकी सेंट्रल कमांड है उसकी कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि मूड माइल्स, बॉटम माइंस और ड्रिफ्टिंग माइंस, ज़्यादातर चांसेस शायद मूड माइंस के हैं जो सदाफ 02 मॉडल की बिछाई गई हैं, जो अमेरिका कह रहा है। वो समुद्र के नीचे भारी वज़न से बंधी हुई होती हैं और पानी की सतह से कुछ ही फीट नीचे तैरती रहती हैं, शायद ये सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद बॉटम माइंस भी हैं, उथले पानी में जहाँ जहाँ शैलो वाटर्स होंगे वहाँ पर इस तरह की लगाई गई हैं। और जो ड्रिफ्टिंग माइंस है उसके बारे में तो कह रहे हैं कि वो ये अनियंत्रित तरीके से छोड़ी जाती है, मतलब जैसे जैसे लहरों के साथ जहाँ जहाँ लहर जाएंगी ये माइंस वहाँ चली जाती हैं। इसको देखकर भी बड़ा डर लग रहा है वहाँ पे लोगों को। तो इन 3-4 तरह की माइंस हैं, इस पर हम अलग से शो भी करेंगे। बहुत अच्छे से सर ने, जनरल सिंह ने, सचदेव सर ने अच्छे इनपुट्स दिए हैं। मुझे लगता है कि एक शो हम इसी पर करेंगे अलग से। बट फिलहाल आज की स्थिति समझाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी विचित्र परिस्थितियाँ बन रही हैं। अब देखते हैं एस्केलेशन वर्सेस डिप्लोमेसी, जो पांडे सर ने कहा, उसमें क्या चीज़ आगे जा कर के युद्ध में शांति मुकम्मल करने में असरदार साबित होती है। बट फिलहाल अनिश्चितता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन सर, थैंक यू सो मच जनरल सिंह सर, आपने वक्त निकाला। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे।